नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे भरपूर स्वागत करता हूं। आज 20 अक्टूबर है। हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर का इतिहास डीसी यादव के साथ, यानी मेरे साथ आप आज का इतिहास पढ़ेंगे। आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हम उस पर चर्चा करेंगे। किस महान शख्सियत ने आज के दिन जन्म लिया और किस महान विभूति ने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इस सीरीज के तहत आपको दुनिया भर की घटनाओं का अध्ययन करने को मौका मिलेगा। आप रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक दिन आप पाएंगे कि आपने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। तो यदि आप लोग हमारे साथ नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा DCIS इंस्टीट्यूट को, ताकि साथ मिले हमारा आपको और आपका हमें साथ मिले। चर्चा कर लेते हैं कि आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चीन ने आज ही के दिन भारत के ऊपर आक्रमण किया था। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को आज ही के दिन मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके अलावा कलकत्ता भारत की राजधानी आज ही के दिन 1972 में बनी थी और देश के पहले हरफनमौला खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जी का जन्म भी आज ही के दिन 1978 में हुआ था। इसके अलावा लीला सेठ हाई कोर्ट में पहुंचने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत सारी घटनाओं को हम संक्षिप्त में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब DCIS इंस्टीट्यूट। आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर को 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था, जो 21 नवंबर 1962 तक चला। चीन द्वारा इस युद्ध में दो क्षेत्रों पर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में एक साथ आक्रमण किया गया। जहां भारत की सेना महज 12,000 हुआ करती थी, उस समय चीन के पास 80,000 विशाल सेना थी और इस युद्ध में भारत के 1383 जवान शहीद हो गए, जबकि 1657 सैनिक घायल हो गए। और इस युद्ध में भारत की हार की सबसे बड़ी कारण ये थी कि हमारी जो सेना थी वो महज 12,000 के आसपास थी, जबकि चीन के पास 80,000 की व्यापक सेना थी। और इस युद्ध का सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो कि 1959 में जब तिब्बत में विद्रोह हुआ था, तब दलाई लामा भारत भाग के आए थे। उन्होंने भारत से शरण मांगी थी और भारत सरकार के द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना इस युद्ध का प्रमुख कारण बना। हालांकि चीन ने जिस वजह से भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उन्होंने मैकमोहन सीमा को आधार बनाया था, यानी सीमा के उल्लंघन को आधार बनाते हुए चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। जैसा कि मैकमोहन लाइन जो है वो चीन ने इस लाइन को, सीमा को मानने से इनकार कर दिया था और 1959 में झाओ इनलाई द्वारा एक नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल घोषित किया गया, जो सीमा विवाद का सबसे बड़ा कारण बना। और आगे चल के इसी विवाद को आधार बना के चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा और चीन ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के आधे हिस्से पे कब्जा कर लिया था, जबकि लद्दाख के पूर्वी भागों पे भी कब्जा कर लिया, जिसे अक्साई चीन के नाम से आज हम जानते हैं। हालांकि भारत आंध्र प्रदेश के अपने हिस्से को वापस पाने में तो कायम रहा, लेकिन पूर्वी लद्दाख आज भी चीन के कब्जे में है। भारतीय सेना का युद्ध में हार का सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैंने बताया, कि संख्या के ऊपर था, क्योंकि भारत के पास महज 12,000 की सेना थी, जबकि चीन के पास 80,000 की सेना थी। और चीन के द्वारा अचानक हमला कर देने से भारतीय सेना उस हमले को ना झेल सकी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था अत्याधुनिक हथियारों की कमी। जहां भारत के पास प्रथम विश्व युद्ध के इनफ्लेंड जैसे राइफल थे, वही चीन के पास अत्याधुनिक हथियार थे। युद्ध में हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई, जिसको जनरल हेंडरसन बुक्स कमेटी के नाम से जानते हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हार के लिए नेहरू का नेतृत्व जिम्मेदार है और इस हार में भारत ने अपने 32,000 वर्ग मील की जमीन लद्दाख में खो दी, क्योंकि नेहरू जी ने, जब भारत को ऑफर दिया गया था यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर का, तो उन्होंने चीन को ही ऑफर दिया था सर्वाधिक जनसंख्या को लेते हुए, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था।
इसी को आधार बनाते हुए हेंडरसन कमेटी ने नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया था इस हार के लिए। उस समय देश के जो रक्षा मंत्री थे वो कृष्णन मेनन जी थे और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। हालांकि उसके बाद 3 बार भारत और चीन की झड़पें हुई है और तीनों बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है। 1962 के बाद हुए 3 अलग अलग झड़प में कभी भी चीन भारत पे हावी नहीं हो सका। सबसे पहले 6 दिसंबर 1967 को भारत चीन के बीच नाथुला दर्रे के पास झड़प हुई, जहां 100 भारतीय सैनिकों ने अपनी बलिदानी दी, वही 400 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। भारत रत्न लता मंगेशकर जी के द्वारा जो गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गाना इसी शहादत पे बनाया गया था, जहां 100 सैनिकों ने भारत के, कुछ सैनिकों ने 400 चीन के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें एक कड़ी है कि एक ने 10 को मारा फिर गिर गए जान गंवा के। क्योंकि भारतीय सेना 1967 के झड़प में बहुत कम थी, इसके बावजूद चीनी सैनिकों को मात दिया और चीनी सैनिकों ने अपना हथियार डालकर भाग गए थे। और दूसरी झड़प 1987 में हुई थी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। वहां पर चीन के सैनिकों के बीच जब झड़प हुई तब भी चीन के सैनिकों को अपनी जान गंवा के भागना पड़ा था। और इस युद्ध में 1987 के भारत के प्रमुख जनरल कृष्णा स्वामी सुंदर जी ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया, जिसके तहत सिक्किम में T-17 टैंकों को उतार दिया गया था। लेकिन चीन किसी तरह अपनी लाज बचा के इन क्षेत्रों से वापस भाग गया। यानी 1967 में और 1987 में इन दोनों झड़प में चीन को मुंह की खानी पड़ी और वापस भारत छोड़ के जाना पड़ा। इसके अलावा 2017 में डोकलाम विवाद भारत चीन के बीच हुआ। 2021 में झड़प हुई पैंगोंग झील के पास, जहां भी भारतीयों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और कहते हैं कि इसमें चीन ने अपने सैनिकों की जो मृत्यु है उनकी संख्या छुपाई। और भारत ने बाद में काला जो वहाँ पे ब्लैक हिल से पहाड़ी पे कब्जा कर लिया था। तो भारत 1962 के बाद आज तक चीन के सामने नहीं झुका, इतिहास गवाह है। इसलिए चीन अब भविष्य में कभी भी भारत से लड़ने से पहले या कोई भी 1000 बार सोचता है। आज भले ही दुनिया का सबसे दूसरा आर्थिक बड़ा देश हो चीन, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश हो, विज्ञान के मामले में अव्वल हो हमसे कुछ क्षेत्रों में, लेकिन आज सेना के मामले में भी हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश हैं। आज ही के दिन 20 अक्टूबर 1930 में जस्टिस लीला सेठ का जन्म लखनऊ में हुआ था। लीला सेठ जी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में जज बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। लीला सेठ की जो जीवनी है ऑन बैलेंस, उसे 2003 में पेंगुइन इंडिया में प्रकाशित किया गया, जबकि लीला सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक 2010 में द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, 2014 में टॉकिंग ऑफ जस्टिस पीपल राइट्स इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक भी प्रकाशित हुई। और देश के किसी भी हाई कोर्ट में पहुंचने वाली वो प्रथम महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ जी। और इस महान विभूति ने 5 मई 2017 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर 2012 को लीबिया के तानाशाह मोअम्मर उल गद्दाफी को मौत की सजा दी गई। भूमध्य सागर से लगा हुआ लीबिया, जो उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, जहां 42 सालों तक गद्दाफी ने क्रूरतापूर्वक अपनी जनता पर शासन किया। और 1992 में मिस्र के राष्ट्रपति गमल अब्देल नसीर से इसने प्रेरणा ली और 1969 में ये लीबिया की गद्दी पे आके बैठा और अपनी शासक के बलबूते लीबिया में इसने विद्रोह किया। काफ़ी एक तरीके से बहुत क्रूर शासन किया और इसकी शासन से तंग आकर लीबिया की जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और अंततः 20 अक्टूबर 2012 को गद्दाफी मारा गया। गद्दाफी को इतिहास में एक क्रूर तानाशाह के रूप में जाना जाता है और इतिहास में गद्दाफी का मारा जाना अरब क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसा कि कल मैंने 19 अक्टूबर के इतिहास में आप लोगों को पढ़ाना चाहा था कि 19 अक्टूबर को ही जो सीरिया के शासक थे सद्दाम हुसैन, उनके ऊपर इराक में कार्रवाई स्टार्ट हुई थी। हालांकि मैं इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सका क्योंकि समय के अभाव में। हालांकि मैंने जो 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर सका हूँ उसके पीछे कारण यह है, हमारे पास
समय का बड़ा अभाव होता है और हम समय की वजह से वीडियो को अपलोड नहीं कर पाते हैं। हालांकि कंटेंट तो मैं बना लेता हूं, क्योंकि मुझे 5 ऑफलाइन क्लासें लेनी होती हैं। इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है ऑफलाइन क्लास लेना मेरा, और शाम के टाइम कुछ गरीब बच्चों को मैं ट्यूशन देता हूँ, उसको भी मुझे जाना रहता है। काफ़ी बिजी शेड्यूल के कारण मैं काम को थोड़ा कम दे पाता हूँ, बट आई होप मैं आगे से जारी रखूँगा। आज ही के दिन यानी 20 अक्टूबर 1772 को वारेन हेस्टिंग्स कलकत्ता को राजधानी घोषित करता है। कालांतर में लॉर्ड कर्जन 16 अक्टूबर 1906 को कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बंगाल के नाम से 2 भागों में डिवाइड कर देता है सांप्रदायिक रूप से, जहां पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से बंगाल में व्यापक प्रदर्शन होते हैं। देश में बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है और 1911 में जब ब्रिटिश क्राउन भारत आते हैं तो क्राउन के ऊपर कोई हमला ना हो, कोई बड़ा व्यापक प्रदर्शन ना हो, इसे देखते हुए कलकत्ता से भारत की राजधानी हटा के दिल्ली शिफ्ट कर दी जाती है और स्वतंत्रता के पश्चात पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बनता है और पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान को दे दिया जाता है। और 1971 में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक देश के रूप में अस्तित्व में सामने आता है और पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा रहता है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। 1 जनवरी 2001 को इसका नाम कलकत्ता से बदल के कोलकाता कर दिया जाता है, यानी 1 जनवरी 2000 तक इसका नाम कलकत्ता ही रहता है। वर्तमान में कलकत्ता में टीएमसी, जिसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी ने की थी, वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो ये रहा कुछ कलकत्ता और उससे संबंधित लेखा जोखा इतिहास। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज ही के दिन देश में 1978 में यानी 20 अक्टूबर को देश के हरफनमौला खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जी का जन्म हुआ था, जो नजफगढ़ के नवाब के नाम से भी जाने जाते हैं। और वीरेंद्र सहवाग आधुनिक क्रिकेट के जेन मास्टर भी कहे जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 240 वनडे में 8025 रन बनाए, जबकि 92 टेस्ट में 7800 रनों का कीर्तिमान हासिल किया अपने नाम। वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट में सर्वोच्च 319 रन बनाया था, जिसे आगे चल के रोहित शर्मा ने 264 रन बना के तोड़ दिया। और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं, क्योंकि उनसे पहले सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और ब्रेन लारा ने 13 शतक लगाया था क्रिकेट में टेस्ट में। और 13 शतक लगाने वाले जो तीसरे खिलाड़ी हैं वो वीरेंद्र सहवाग हैं, ब्रैडमैन और ब्रेन लारा के बाद। इसके अलावा बात करें तो 2002 में भारत सरकार के द्वारा वीरेंद्र सहवाग जी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2008 में विजडन लीडिंग क्रिकेट द वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि ये अवार्ड भारत में एकमात्र खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्हें दिया गया है। 2011 में ESPN क्रिक इफो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर जो 410 रनों की इन्होंने ऐतिहासिक साझेदारी की थी, उसका कीर्तिमान आज भी पूरी दुनिया में स्थापित है। वनडे क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग जी का जो सर्वाधिक स्कोर है वो 219 है, जबकि टेस्ट क्रिकेट में 319 है। अपनी कैरियर में वीरेंद्र सहवाग जी ने टेस्ट क्रिकेट में 39 विकेट, जबकि वनडे क्रिकेट में 92 विकेट भी हासिल किया है और एक पारी में 5 विकेट लेने का भी रिकॉर्ड इनके नाम है। न्यूजीलैंड में सबसे पहले 2010 में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बने थे, तब इन्होंने 60 गेंदों में शतक लगाया था। हालांकि अब ये कीर्तिमान टूट चुका है, क्योंकि दुनिया में एबी डिविलियर्स के नाम सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 29 गेंदों में सेंचुरी मारी थी। तो दोस्तों, ये रहा आज का लेखा जोखा इतिहास। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए BCIS इंस्टीट्यूट को। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।